अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है हम अपने सयाहत के बुनियादी ढांचे में बेहतरी ला रहे हैं। ख़ास तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान में सड़कों की हालत में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान में सड़कों का एक जाल बिछाया गया है जो शहरों को अहम सयाहती मकामात से मिलाता है। हमें उम्मीद है कि हर शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीनी रवायती सकाफत की खूबसूरती को महसूस कर सकता है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि रवायती सकाफत को मुकम्मल तौर पर जदीद ज़िंदगी के तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकता है। कि अगर आपकी गाड़ी में थर्मोमीटर लगा हुआ है तो आपका टेम्परेचर जो ही आप छांगा मांगा की हदूद में, जंगल की हदूद में एंटर होते हैं तो 2 से 3 सेल्सियस वो डाउन हो जाता है। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तकरीबन 1 खरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि लसबेला से गवादर तक साहिली पट्टी के साथ साथ सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सियाहत की सनत आहिस्ता आहिस्ता कौमी मईशत की बहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान कुदरती मनाजिर के वसाइल से माला माल मुल्क है। ज़रूरत इस अमर की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सियाहों को इन मनाजिर की तरफ मुतवज्जो किया जाए। आइए रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान में सियाहों के लिए कई पुरकशिश मुकामात और 750 किलोमीटर तवील साहिली जोन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत साहिल पर 4 बीच पार्क कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है ताकि सूबे की सियाहत की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके और ज़्यादा सियाहों को राग़िब किया जा सके। पाकिस्तान कुदरती नेमतों से मालामाल एक मुतनव्वे मुल्क है। हमारे पास दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं। हम बहुत कदीम तारीख़ के मालिक हैं। हमारे रस्म व रिवाज और त्यौहार बहुत खूबसूरत और शोख रंग हैं, और हमारे खाने बहुत मुतनव्वे और मकबूल हैं। साहिली सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत एक ही वक्त में होटल और रेस्तोरां तामीर कर रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बलूचिस्तान के साहिल पर दीगर सहूलियात फराहम की जाएं ताकि मुकामी और गैर मुकामी मुल्की सियाहों को इलाके की खूबसूरत साहिली पट्टी पर जाने की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान में वादी सवात, जिसे जनूबी एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उन कुदरती मकामात में से एक बन गया है जिसने हालिया बरसों में सियाहों की बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की है। मकामी लोगों की नज़र में सवात में वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं जो किसी भी सियाहती मकाम के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ सियाहत की तरक्की के लिए क्या काविशें की जा रही हैं, हम आपको इनके बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आइए मिलकर एक नज़र डालें। सवात में सबसे पहले तो मुझे यहाँ का वेदर, ठंडी हवा, धूप निकली है, आप बादल भी देख रहे हैं, यहाँ बर्फ़ भी है, सारा हरियाली भी, आपको सब कुछ यहाँ पे पैकेज मिल रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा मालम जब्बा में आया क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे स्नोफॉल देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे मज़े की चीज़ें तो व्यू लगे हैं कि यहाँ के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। ठीक है, जगह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। पाकिस्तान है और वैसी इतनी खूबसूरत जगह है, और कुछ और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की है तो बहुत अच्छा लगा है। जो मैंने विज़िट करनी है विंटर्स में, समर्स में मैंने विज़िट की है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन विंटर्स का उसका और व्यू है तो मैंने उस व्यू के हिसाब से उसको देखना, और एक्सपेक्टेशन यही है बहुत अच्छी होगी, और ग्लेशियर है वहाँ पे जो बहुत मशहूर है, उसको विज़िट करना है। मेरे साथ जो मोस्टली आते हैं वो यहाँ पे हम लोग उनको म्यूज़िकल नाइट करवाते हैं, जो लोकल यहाँ का म्यूज़िक है वो इंजॉय करते हैं। उसके बाद मालम जब्बा में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, मतलब चेयर लिफ्ट वगैरह, ज़िप लाइन, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और कालाम वाली साइड पे जीप राइड है जो आगे माउडन लेक तक जाती है। तो ये मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो इसको एंजॉय करते हैं। फरहाद खान जो सवात में एक होटल चलाता है, उसके मुताबिक पिछली सर्दियों में यहाँ सियाहों का पहला अरूज था। देखिए, इस दफ़ा ये हुआ है कि सवात में पहली दफ़ा जो विंटर्स है उसको हम सीज़न कह रहे हैं। पहले हम इसको ऑफ सीज़न काउंट करते थे, इसको सीज़न इस वजह से कह रहे हैं कि इतने टूरिस्ट विंटर्स में कभी सवात नहीं आए जो अभी आए। तो यहाँ की मेहमान नवाजी आप कह सकते हैं, आप ख़ुद भी यहाँ पे आपको भी अंदाज़ा होगा, तो मेहमान नवाजी सवात की बहुत अच्छी है, लोग यहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। खूबसूरत मनाज़र और मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी के अलावा मुतअद्दिद इंफ्रास्ट्रक्चर्स का क़याम भी सियाहों को राग़िब करने का अहम अंसर है।
ہم اپنے سیاحت کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری لا رہے ہیں۔ خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پاکستان میں سڑکوں کی حالت میں بہت بہتری آئی ہے۔ پاکستان میں سڑکوں کا ایک جال بچھایا گیا ہے جو شہروں کو اہم سیاحتی مقامات سے ملاتا ہے۔ شاہراہ سیاحوں کے لیے قدرتی مقامات تک پہنچنا آسان بناتی ہے۔ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک یہ ریزن ہے کہ سوات موٹر وے جو ہے جس پہ آپ آئیں ایکسپریس وے وہ بن گئی ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے، اور اس کا جو فیز 2 ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ باقی یہاں پہ لوکل روڈ جو ہے وہ ساری بن رہی ہیں۔ دوسری وجہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوکل کمیونٹی ہوگی یا بزنس مین ہو گئے ہیں یا مطلب جو ہوٹل انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اچھے سے اچھے سروسز یہاں پہ پرووائڈ کریں لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، ایک کمپٹیشن سا سٹارٹ ہوا ہے اچھے ہوٹلز بنانے کا، اور اس چیز کا فائدہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ کلائنٹس کو اور ٹورسٹ کو ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 20% سے زیادہ اس کو سوات کو پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ وہ سڑک جو پہلے تھے اب وہ امپروو ہو گئے، موٹر وے بھی بن گئے، اب یہ مالم جبک کا بھی سڑک ٹھیک ہو گیا ہے، کلام کا بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ محمد شریف ایک مقامی سوات سیکھی انسٹرکٹر ہیں۔ ان کی رائے میں مقامی انفراسٹرکچر کو بہت بہتر بنایا گیا ہے۔ 2006 سے لے کے 2016 تک کا جو درمیانی ہمارا جو گیپ یہاں کا رہا ہے وہ بہت تھوڑا ٹف تھا۔ ابھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ وہ ایسی کوئی مطلب وجہ نہیں ہے یہاں پہ مطلب اس قسم کے کوئی حالات ہو۔ بہت سارے آپ روٹ دیکھ سکتے ہیں، روٹ بھی بہت اچھا ہوا ہے ماشاءاللہ، گورنمنٹ نے بہت اچھا روٹ بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر جب میں بہت سالوں پہلے آئی تھی، وہاں مطلب یہاں پر اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، یہاں پر سپورٹ نہیں ملا تھا گورنمنٹ سائڈ سے، لیکن ابھی گورنمنٹ یہاں سپورٹ دے رہی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ اچھی جگہ ہے۔ چین پاکستان اکنامک کوریڈور کی ترقی کے ساتھ ایکسپریس وے نہ صرف زیادہ سیاحوں کو سوات لاتا ہے بلکہ مقامی روزگار کے مسئلے کے حل میں ایک بنیادی محرک بن جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سوات میں تقریباً 700 سے 800 ہوٹل ہیں، اور ہر ہوٹل میں اگر ایک بندہ بھی کام کرے 800 لوگ ہو گئے۔ یہ 800 لوگ جو ہیں یہ 800 فیملیز چلا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اگر کوئی فیسلٹیز ملیں گی تو آپ یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پہ برڈن تو نہیں ہوگے نا، فائدہ الٹا ہوگا، اس پہ برڈن تو نہیں ہوں گے۔ سیاحت کی ترقی نے مقامی لوگوں کو دولت پیدا کرنے کے زیادہ مواقع فراہم کیے ہیں، جیسے خاص مصنوعات اور ثقافتی اور تخلیقی مصنوعات فروخت کرنا۔ مقامی تاجروں نے ہمیں بتایا کہ سیاحوں میں اضافے کی وجہ سے مقامی اسکارف کے کاروبار کو سیاحتی بونس بھی ملا ہے۔ سر اس دفعہ تو انشاءاللہ ہمارا پورا یقین ہے کہ پچھلے سال سے اس سال 3 چند کام ہوگا، 2-3 سے زیادہ کام ہوگا چند، کیونکہ پہلے ہم گرمی میں بیچتا تھا 1500-2000 شالے، انشاءاللہ اس سال ہمارا امید ہے کہ ہم 5-6 ہزار شالے یہ ٹورزم کو دیتے ہیں، انشاءاللہ دکان میں دے دینا۔ جی دن بدن ٹورسٹ اس ایریا میں بڑھ رہے ہیں، پچھلے سال کی نسبت لے لیں تو میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ 100% چینج آیا ہوا ہے ٹورسٹ میں۔ ان دنوں ٹورسٹ اتنے خاص نہیں تھے، حالانکہ ماشاءاللہ ان دنوں بھی ٹورسٹ آ رہے ہیں ابھی۔ جی جو ابھی پوزیشن جا رہا ہے ٹورسٹ کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ ابھی ہمارے ادھر ہے 6-7 آؤٹ-لیٹس، کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ٹورسٹ ایریا جو ہے اس میں ہم اپنے آؤٹ-لیٹس دوبارہ اوپن کروا دیں۔ مقامی مصنوعات کو فروخت کرنا سیاحت کی صنعت کا صرف ابتدائی مرحلہ ہے۔ کچھ ممالک میں ثقافتی اور تخلیقی مصنوعات کو سیاحتی پرکشش مقامات کے ساتھ ملا کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نئی چیز بن جاتی ہیں جو نوجوانوں کے لیے بہت پرکشش بنتی ہیں۔ یہ عمل تاریخ کے ساتھ ساتھ قدرتی مقامات کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ ہمارے آن لوکیشن میزبان چین کی ثقافتی اور تخلیقی مصنوعات کے بارے میں جاننے کے لیے وہاں کے سب سے زیادہ پرکشش مقام شہر ممنوعہ یعنی کہ فوربڈن سٹی گئے تاکہ وہاں کے تہذیبی اور تاریخی اہمیت سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ Right now we are here behind you can see the Forbidden City۔ یہ Forbidden City وہ علاقہ ہے جو بیجنگ کا سینٹر بھی کہلاتا ہے۔ یہاں پر جو پریڈس وغیرہ ہوتی ہیں اسی علاقے میں کی جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی قدیم علاقہ ہے جسے شہر ممنوعہ بھی کہا جاتا ہے۔ چھنگ ڈائنیسٹی اور منگ ڈائنیسٹی میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ یہاں پر رہتے تھے۔ یہاں اس کے عقب میں ایک کافی شاپ واقع ہے جہاں پر اسٹے ود اس۔ فوربڈن سٹی یعنی شہر ممنوع چین میں آخری شاہی محل
600 साल पहले तामीर किया गया। ये आर्किटेक्चरल शक्ल में कदीम चीनी शाही सकाफत का मुंह बोलता सबूत है। शानदार नमूनों और हम आहंग रंगों के साथ दुनिया के सबसे बड़े शाही बाग का हर हिस्सा एक मुनफरिद आर्किटेक्चरल मिजाज को जाहिर करता है। इस तरह शहर ममनू की अजमत और शान व शौकत वजूद में आई। चीन में सबसे मशहूर कुदरती मकामात में से एक होने की वजह से हर साल 20 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि इसके पीछे काफ़ी शॉप भी लोगों से भरी होती है। हर रोज़ हमारी खिड़की के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार होती है, जिनमें तकरीबन 10% गैर मुल्की सयाह होते हैं। वो शहर ममनुआ की हमारी सकाफती और तख्लीकी मसनूआत भी अपने दोस्तों के लिए तोहफे के तौर पर ख़रीदते हैं। पुख्ता शाही महल से लेकर मशहूर ताओबाओ ऑनलाइन स्टोर तक शहर ममनू ने तिजारत के जरिए अपनी सकाफती और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करके अपना सकाफती और तख्लीकी कारोबारी इलाका बनाया है। 600 साल से ज़्यादा पुराना शहर नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ राग़िब करता है। आदाद शुमार से पता चलता है कि 2019 में शहर ममनू का दौरा करने वाले सियाहों में 30 साल और इससे कम उम्र लोग तकरीबन निस्फ, और जो 90 और 2000 की दहाई में पैदा हुए उनकी तादाद सियाहों में सबसे ज़्यादा है। पहली चीज जिसने हमारे मेजबान की तवज्जो मबजूल करवाई वो प्याला था। ये क्या है? ये एक प्याला है जिस पर सिल्क रोड के एक मंजर का नक्शा छपा है, जो कि बेल्ट एंड रोड की कहानी है। हमें उम्मीद है कि हर शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीनी रवायती सकाफत की खूबसूरती को महसूस कर सकता है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि रवायती सकाफत को मुकम्मल तौर पर जदीद ज़िंदगी के तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकता है। रवायती कहानियों और जदीद मसनूआत का मजमुआ शहर ममनू के सकाफती और तख्लीकी डिज़ाइन के ख्यालात में शामिल हैं। वहाँ बहुत सी मिलती जुलती मसनूआत हैं। ये हमारी ताज़ा तरीन चॉकलेट है। इसकी शक्ल कुल 9 मुख्तलिफ छतों पर मुश्तमिल है। चीनी शाही सकाफत में मुख्तलिफ छत मुख्तलिफ सतहों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसा कि सबसे ऊंची सतह दोरे कूल्हे जैसी है। ये हमारी कॉस्मेटिक्स हैं जो शहर ममनुआ के अनासिर के साथ हैं। आप इस पर फिनिक्स और दूसरे शाही अनासिर देख सकते हैं। ये एक चाय का बैग है जो रवायती चीनी पेंटिंग 12 ब्यूटीज़ पर मबनी डिज़ाइन किया गया है। हमारे मेज़बान ने सकाफती मसनूआत के अलावा यहाँ की मशहूर शाही दूध की चाय भी चखी। इस चाय और पाकिस्तानी दूध की चाय में क्या फ़र्क है जो वो बचपन से पी रहा है? आइए एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे आम बात है कि इलायची डाली जाती है इसमें, यहाँ उसके बजाय जायका देने के लिए, टेस्ट देने के लिए दे पुट फ्लेवर इनसाइड। घर से दूर, अपनों से दूर, और इस तरह की चाय यकीनन एक नेमत है। इसको आप भी इंजॉय कीजिए। ये फॉरबिडन सिटी है, इसके करीब ही ये कॉफ़ी शॉप है। आप यहाँ पर आएँ और इन्हें कहें कि आपको मिल्क टी चाहिए तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड दिस मिल्क टी विच इज़ फैंटास्टिक इन टेस्ट। सकाफती और तख्लीकी मसनूआत के अलावा शहर ममनू ने अपनी मिजाजी मसनूआत भी शुरू की हैं, जैसे एनिमेटेड फिल्में और APPs जो रिवायती सकाफत के फासले की हद को अबूर करने की इजाज़त देती है। इसी तरह चीन में बहुत से सियाहत को पुरकशिश करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान सकाफती और तख्लीकी मसनूआत की तहकीक और तरक्की को आगे बढ़ाते हुए अपनी सियाहत की सनत को जिंदा रखना चाहता है तो ये इंटरनेट सोशल प्लेटफार्म्स के जरिए भी अपना असर रसूख बढ़ा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं ब्लॉगर्स आते हैं यहाँ पे, या मतलब ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, सेलिब्रिटीज़ हो गई। जैसे पिछले दिनों शायद अफरीदी आया हुआ था मलम जब्बार, ठीक है, तो उसकी वजह से उसने एक वीडियो बनाई है, वो उसने फेसबुक पे लगाई है। तो फिर वो जो तीसरा बंदा होता है जो यहाँ पे नहीं आया होता, ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार अफरीदी गया हुआ है, एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, अच्छी जगह होगी, फैसिलिटी भी अच्छी होगी।
प्रमोशनल सरगर्मियों के अलावा ये भी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सयाह पाकिस्तान में सियाहत को समझ सकें। आदादोशुमार के मुताबिक 2021 में 3 रोजा मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियों में मुल्की सियाहों ने 90 मिलियन दौरे किए। इस साल की पहली छमाही में चीन के अंदरूनी मुल्क सियाहों की आमद 1.8 बिलियन तक पहुंच गई। इंटरव्यू के दौरान हमारे रिपोर्टर को ये पता चला कि अगरचे चीनी सियाह सार्फिन सफर करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो पाकिस्तान में सियाहों की दिलचस्पी के बारे में बहुत कम जानते हैं। पाकिस्तान के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये महफूज है या नहीं। वबा से पहले मैं अक्सर बैरून मुल्क सफ़र करता था। मैंने बहुत से ममालिक का दौरा किया है, लेकिन मैं अब भी पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मुझे वो ज़्यादा महफूज जगह नहीं लगती। हाल ही में पाकिस्तानी ट्रेवल प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान चीन में नशर किया गया है। पाकिस्तान की तशहीर के साथ साथ चीनी सियाहों के लिए खसूसी डिज़ाइन भी बनाए गए हैं। हमने चीनी ज़ुबान में एक वेबसाइट बनाई है जो कि अब मुकम्मल हो चुकी है और हम बहुत जल्द इसे मुतारिफ करवाने वाले हैं। हाल ही में पाकिस्तान की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान में और बाहर जाने या पाकिस्तान में सफ़र करने के लिए क़वाइद व ज़वाबित जारी किए हैं। 1 अक्टूबर 2021 से 17 साल और इससे ज़्यादा उम्र के वो तमाम मुसाफिर जिन्हें नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें पाकिस्तान में सफ़र के लिए अपनी डोमेस्टिक परवाज़ें लेने की इजाज़त है। हम चीनी टूर ऑपरेटर्स को पाकिस्तानी सयाहत से जोड़ेंगे और जो ही हालात साजगार होंगे हम उन्हें पाकिस्तान का दौरा करवाएंगे ताकि वो वहाँ पर मौजूद सयाहती मकामात और सहूलियात के बारे में जान सकें, और जब चीनी सयाह पाकिस्तान के सफ़र पर आमादा हों तो वो उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें। हम उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दे रहे हैं, जो न सिर्फ एक खूबसूरत बल्कि एक दोस्त मुल्क भी है। चाइना पाकिस्तान टूरिज्म वन स्टॉप सर्विस प्लेटफार्म के सरकारी क़याम के साथ चीन पाकिस्तान सियाहों के लिए मुशावरत, वीज़ा और सियाहत की मनसूबाबंदी जैसी सर्विस गारंटी के इक़दामात का एक सिलसिला फराहम किया गया है ताकि चीन पाकिस्तान दो तरफा स्टॉप सर्विस को फ़रोग़ दिया जाए। अगर लंबी साहिली पट्टी जगराफियाई फ़ायदा है और इंटरनेट का इस्तेमाल सियाहों को राग़िब करने और सियाहत को फ़रोग़ देना एक इंसानी फ़ायदा है, तो चीन और पाकिस्तान का सियाहत को तरक्की देने का अज़्म बलूचिस्तान की सियाहत की बुनियादी क़ुव्वत है। हम अपने सयाहत के बुनियादी ढांचे में बेहतरी ला रहे हैं। ख़ास तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान में सड़कों की हालत में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान में सड़कों का एक जाल बिछाया गया है जो शहरों को अहम सयाहती मकामात से मिलाता है। हमें उम्मीद है कि हर शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीनी रवायती सकाफ़त की खूबसूरती को महसूस कर सकता है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि रवायती सकाफ़त को मुकम्मल तौर पर जदीद ज़िंदगी के तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकता है। कि अगर आपकी गाड़ी में थर्मोमीटर लगा हुआ है तो आपका टेम्परेचर जो ही आप छांगा मांगा की हदूद में, जंगल की हदूद में एंटर होते हैं तो 2 से 3 सेल्सियस वो डाउन हो जाता है। जंगलात आजकल दुनिया भर में गुफ्तगू का अहम मौजू बन गए हैं, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी से बचाव और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है, और पूरी दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात उगाने की मुहिम चला रही है। छांगा मांगा को दुनिया के सबसे कदीम इंसान के लगाए गए जंगलात में से एक के तौर पे जाना जाता है, जिसमें कसूर और लाहौर के अज़ला में मौजूदा जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। आइए आज इस जादुई दुनिया को दरियाफ्त करते हैं और देखते हैं कि हमारे आलूदगी से पाक सरसब्ज़ व शादाब मुस्तक़बिल के लिए क्या किया जा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छांगा मांगा जंगल जो है ना जी 1866 में लगना शुरू हुआ था ब्रिटिश एरिया में। तो इसकी मैनेजमेंट के हवाले से हम इसको 3 फेजेज़ में डिवाइड करेंगे कि अंग्रेज़ का जो मिशन था, जो एम था इसको इस्टेब्लिश करने का, वो ये था कि उस वक़्त जो ब्रिटिश रेलवे थी या इंडियन रेलवे थी तो वो स्टीम इंजन से चलती थी। तो स्टीम इंजन को फ्यूल सप्लाई के लिए ये एक मसनूई जंगल उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो ये तकरीबन 20 इयर्स लगे इसको इस्टेब्लिश करने में। तो उसके बाद इसकी मैनेजमेंट चेंज हो गई जब डीजल इंजन आ गए। स्टीम इंजन
ख़त्म हो गए, तो जब डीजल इंजन की इजाद के बाद इसका मकसद चेंज हो गया, तो डिपार्टमेंट ने इसकी मैनेजमेंट फिर इसको टिम्बर एंड फायरवुड प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट कर दिया। तो तकरीबन 1 सदी तक ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड फायरवुड ही चलता रहा। तो अब मॉडर्न जो इरा है उसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है वो शिफ्ट हो गया। अब हम इसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इसको मैनेज कर रहे हैं कि 2016 के बाद छांगा मांगा जंगल में फेलिंग पे पाबंदी है, तो हम इसको जस्ट कंजर्व कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटरमेंट आए। अब जबकि इतना बड़ा जंगल आवाम के लिए खुला है, छांगा मांगा के इर्द गिर्द के माहौल पर इसका मुस्बत असर पड़ा है। आप जो ही छांगा मांगा टेरिटरी में एंटर होंगे, अगर आपकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में थर्मोमीटर लगा हुआ है तो आपका टेम्परेचर जो ही आप छांगा मांगा की हदूद में, जंगल की हदूद में एंटर होते हैं तो 2 से 3 सेल्सियस वो डाउन हो जाता है। तो आप ग्रो देखेंगे 12,500 एकड़ का इसका टोटल एरिया है छांगा मांगा का। तो छांगा मांगा का तकरीबन 85% एरिया इस वक्त स्टॉकअप हो चुका है। जो बैलेंस एरिया है उसके लिए भी प्लान अप हो चुका है, 2023 तक इंशाल्लाह वो भी प्लांट अप हो जाएगा। 2 से 3 सेल्सियस डिग्री का यकदम फॉल आना ये एक मेजर चेंज है, जो कि ये जंगल की ही वजह से है। तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट पे इसके बेटर इम्पैक्ट आ रहे हैं। ताहम इतने बड़े इलाके को संभालने में हुकूमत और लोगों को कुछ मसाइल दरपेश हैं। उसमें 3 जो है ना क्रिटिकल इश्यूज़ थे हमारे। एक था कि छांगा मांगा जंगल, मैंने आपको जैसे हिस्ट्री बताई, तो अंग्रेज़ ने जब हमारी वही लेबर को सेटल किया तो उनको मालकाना हकूक़ देने के साथ साथ थोड़े से और हकूक़ दिए। एक ये था कि हर फैमिली 1 गाय और 2 बकरियां वो अपने घर में पाल सकती थी। उसको थोड़ा सा एरिया दिया कि वो वहाँ खेती बाड़ी कर सकती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये किया कि वो मल्टीपल होती गई, गाय और बाकी जो कैटल थे उनके वो मल्टीपल होते गए। और 2018 में ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे जंगल में ऑलमोस्ट 10,000 लाइफ स्टॉक था जो कि सारा इलीगली ग्रेज करता था यहाँ। ये एक बड़ा ही जो बायोटिक प्रेशर था जंगल की बका के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह महकमे ने फिर स्टैंड लिया और 2018 में एक ऑपरेशन किया गया और जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब जितना भी इलीगल लाइफ स्टॉक था यहाँ, सबको यहाँ से विकेट कर दिया गया। दूसरा क्रोनिक इशू है यहाँ पे जो था वो था यहाँ के इलीगल ऑक्यूपेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने उस पर ग्रैंड ऑपरेशन किया, तो जितने वहाँ से इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे वो भी हमने वैकेट करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त छांगा मांगा जंगल में कोई भी इलीगल जो ऑक्यूपेंट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है इस वक्त। तीसरा एक और इशू था जो कि इसी से अलाइड था, वो ये है कि हमारे छांगा मांगा के इर्द गिर्द आबादियाँ हैं मुख्तलिफ, 30 से 32 गाँव हैं जो कि सेटल हैं छांगा मांगा बाउंड्री के साथ साथ। तो उनके ज़रिया मुआश मुख्तलिफ हैं। उनमें कुछ ज़रिया मुआश ऐसे थे कि जो कि जंगल की प्रोडक्ट से रिलेटेड थे, जैसा कि फर्नीचर इंडस्ट्री है, वुड टॉल्स हैं, चारकोल इंडस्ट्री थी या सॉ मिल्स थी। तो 2013 में एक कानून पास हुआ कि कोई भी जंगल है उसकी 8 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर इस तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती। तो उसके भी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस पर स्टैंड लिया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब छांगा मांगा की जो बाउंड्री है, जो प्रोहिबिटेड लिमिट्स हैं 8 किलोमीटर की, उसमें नॉट अ सिंगल इस वक्त शामिल है, ना ही कोई चारकोल किलन है और ना ही इस वक्त कोई भी जो है ना फर्नीचर के काम हो रहा है। इन कुदरती वसाइल को बेहतर तरीके से महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की भी अशद ज़रूरत है। हाँ जी, ये बड़ा अहम बेसिकली जो है ना ये मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अहम माइलस्टोन साबित होगा। हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए। जंगल आप अगर पाकिस्तान को छोड़ के बात करें बाहर के ममालिक की, तो एनवायरनमेंट जो है ना ये हर मुल्क का जो है ये अब आज का सबसे बड़ा जो है वो उनका टारगेट है एनवायरनमेंट का, कि हम को सिग्नेटरीज़ हैं जो हमारे कन्वेंशंस हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन हुआ है या पीछे जाके देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, तो हम उसके को सिग्नेटरीज़ हैं। सो अगर हम को सिग्नेटरीज़ हैं तो हमें चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वैसे तो IUCN और WWF के साथ हमारी कोलैबोरेशन चलती रहती है गाहे बगाहे, लेकिन मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बल्कि हमें इससे बढ़ के थोड़ा जाना चाहिए कि जो ममालिक जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को। छांगा मांगा के अलावा भी पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में शजरकारी के हवाले से बड़ी कोशिशें की हैं। 10 बिलियन सुनामी मंसूबा पाकिस्तान का शजरकारी के हवाले से सबसे बड़ा मंसूबा है।
इस मंसूबे से 5 सालों में 10 अरब दरख्त लगाने और जंगलात के रकबे को बढ़ाने, तबाहशुदा जंगलात की बहाली, सब्ज इलाकों और जंगली हयात की हिफाजत और रोजगार की फराहमी समेत अहदाफ हासिल करने की उम्मीद है। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? तमाम सूबे जो हैं इसमें शरीक हैं और इसमें हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं, रिवराइन फॉरेस्ट भी हैं, स्क्रब फॉरेस्ट भी हैं, प्लांटेशन के फॉरेस्ट भी हैं, अर्बन फॉरेस्ट भी हैं और फिर हमारे जो नॉर्थ में एल्पाइन और फॉरेस्ट हैं जो कि हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं। तो ये इन सब को मिलाकर हमने ये टारगेट किया और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान हम ये रोशनास कराएं कि दरख्त लगाने की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे लिए और ये हमारी अगली जनरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसी तरह हमारा जो एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हम जो हमारा सैलाबी रेला आता है हर साल पाकिस्तान से गुजरता है उसको हम उसके पानी को इस्तेमाल करें बजाय उसको ज़ाया करने के, उसके पानी को इस्तेमाल करके जो हमारे वेटलैंड्स हैं, ऐसी लेक्स हैं हमारे लेफ़्ट और राइट बैंक इंडस के जो कि दोबारा से ज़िंदा हो सकती हैं उस पानी के साथ, तो उसमें उसको इस्तेमाल किया जाए और हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए। तो ये तमाम जो फ़िलासफ़ी है पाकिस्तान की हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नीचे, वो फ़िलासफ़ी नेचर में ट्रस्ट करने की है और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की है और इसी चीज़ को दुनिया ने तस्लीम किया है। दरियासना चीन ने जंगलात की बहाली के लिए एक कामयाब कोशिश की है। 2020 के इख्तिताम तक चीन के जंगलात के रकबे की शरह कुल रकबे की 23.4% तक पहुंच गई और चीन के जंगलात का कुल रकबा 220 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जिससे चीन दुनिया में जंगलात के वसाइल में सबसे ज्यादा इजाफा करने वाला मुल्क बन गया। इस तरह चीन से जंगलात और शजरकारी का तजर्बा सीखा जा सकता है और पाकिस्तान और चीन इस सिलसिले में ताउन कर सकते हैं। देखें, चाइना में पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे चाइना, तो वहाँ पर एक मीटिंग थी ग्रीनिंग ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर। तो उधर उन्होंने ये बात की थी कि हम अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक चाइना पाकिस्तान ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमने बहुत सारे इक़दाम ऑलरेडी किए हैं। एक तो हम हाइड्रो पावर डेवलपमेंट उसके अंदर शामिल कर रहे हैं जो कि ज़ीरो कार्बन एनर्जी होती है। दूसरा, हम अपने जंगलात के ऊपर हमने उनसे बात की कि उनका एक बहुत बड़ा तजर्बा है। वो तजर्बा ये है कि वो गोबी डेजर्ट के अंदर जो कबूकी डेजर्ट है उनका एक स्पेशली, उधर उन्होंने बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ हेक्टर्स पे जंगलात लगाए जहाँ पर पहले रेगिस्तान होता था, तो रेगिस्तान को उन्होंने रोक दिया वहाँ पे। तो वो तजर्बा जिस कंपनी ने किया और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, आज ही हमने उनके साथ MOU साइन किया है और वो पाकिस्तान में वही तजर्बा इंशाल्लाह एक पायलट तजर्बा करेंगे। उसके फंडिंग जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट दे रही है ताकि हम उससे सीख सकें और इंशाल्लाह इसको इंटीग्रेट कर सकें अपने 10 बिलियन के प्रोजेक्ट में। देखिए, चीन ने जहाँ पे बहुत तरक्की की, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तहकीक में बहुत आगे हैं, तो यकीनन उनकी जो चूँकि उन्होंने ये सारे मसाइल फेस किए तो वो इन्होंने ग्रीन चाइना के लिए बहुत काम किया। उसकी मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ कि 90 की दहाई में जब चाइनीज़ को ऐसी ही सूरत हाल का सामना था जिससे हम गुज़र रहे हैं, तो 90 की दहाई के बाद उन्होंने न सिर्फ ग्रीन वॉल का बनाने का अमल शुरू किया और सिर्फ 18 से 20 सालों में अरबों दरख्त लगाए। और मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैं ये सुनता हूँ या मैं पढ़ता हूँ कि पूरी दुनिया में 1 करोड़ मुरबा मील से ज़ायद, यानी दुनिया का जंगलात पर मुश्तमिल रकबा कम होता है लेकिन चीन का बढ़ता है। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।